हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एफसीआरए बिल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो अभी एफसीआरए बिल जो पार्लियामेंट में पास हो गया है, लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है, उससे रिलेटेड आज हम डिस्कशन करेंगे। एफसीआरए मतलब होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, वो हो गया एफसीआरए। जो ये आखिरकार अमेंडमेंट हुआ था, ये एफसीआरए एक्ट 2010 में अमेंडमेंट हुआ है। यानी पहले एफसीआरए एक्ट 2010 था, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 था। इसमें इसे अमेंड करने के लिए एक बिल पेश किया गया, एफसीआरए बिल 2020, और वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया है। और अब इसे प्रेसिडेंट की सहमति मिलनी बाकी है। हालांकि इसे प्रेसिडेंट की सहमति भी मिल जाएगी, क्योंकि जो प्रेसिडेंट काम करते हैं वो काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस रहेगी, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है और उनकी जो काउंसिल है उनकी तो रहेगी। तो एक तरीके से ये जो प्रेसिडेंट की सहमति मिलना सिर्फ एक औपचारिकता है, और प्रेसिडेंट की सहमति मिल जाएगी तो उसके बाद ये एक्ट बन जाएगा। तो एक तरीके से हम इस एक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये एक्ट बनेगा तो इसके प्रोविजंस के बारे में डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो कई एक्सपर्ट्स का कहना है, क्योंकि एफसीआरए एक्ट, एक्चुअली एफसीआरए एक्ट का मतलब समझिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी फॉरेन से जो कंट्रीब्यूशन आती है, यानी फॉरेन से यानी विदेशी सहायता, यानी विदेश से जो पैसा आता है, जो डोनेशन मिलता है, अब किसे मिलता है? या कि एनजीओ को मिलेगा, सिविल सोसाइटी को मिलेगा, ग्रुप्स को मिल सकता है, इंडिविजुअल को मिल सकता है, पर्सन को मिल सकता है, एसोसिएशन को मिल सकता है। तो इनको जो पैसा मिलता है, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है, उसे रेगुलेट करना, उसे नियंत्रित करना, ताकि उस पैसे का मिसयूज ना किया जा सके, उस पैसे को किसी देश विरोधी काम में ना यूज किया जा सके, उस पैसे का कहीं हमारे जो देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए कहीं खतरा पैदा करने के लिए काम न किया जाए, हमारे जो देश की जो एकता है उसे वायलेट करने के लिए काम न किया जा सके, हमारे जो कम्युनल जो टेंशन होती है उसे क्रिएट न करने के लिए काम किया जा सके। तो ये सारी चीजों को देखने के लिए, ये सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए एफसीआरए एक्ट आया था। तो ये हुआ। अब कई एक्सपर्ट का कहना है कि जो एफसीआरए बिल 2020 जो पास हुआ है, और ये एफसीआरए जब एक्ट बन जाएगा 2020, इससे जो एनजीओ है, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, उसके लिए काम करना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके लिए एक तरीके से डोनेशन जो उसे मिलती थी, जो फॉरेन से जो विदेशी सहायता उसे मिलती थी, उसमें थोड़ा सा उसे एक तरीके से डिफिकल्टीज आएगी। अब वो आसानी से फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं प्राप्त कर पाएगी। तो ये, और कई एक्सपर्ट्स का कहना है क्योंकि कोविड-19 आए, तो कोविड-19 के कारण, कोरोना के कारण हमारे देश में बहुत ज्यादा एक तरीके से गरीबी, क्योंकि गरीबी पॉवर्टी तो पहले से ही थी, और इससे क्या हुआ, क्योंकि कोविड-19 के कारण हमारी जो इकोनॉमी है वो भी गिरी। अब जब इकोनॉमी गिरी तो हमारी जीडीपी गिरी, उससे बहुत ज्यादा हमारे जॉब लॉसेस हुए, बहुत ज्यादा लोगों को मालन्यूट्रिशन की समस्या, जो महिलाओं को मालन्यूट्रिशन की समस्या होती है वो है। हंगर इंडेक्स में हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, यानी और भूख की जो समस्या है और ज्यादा बढ़ती ही जा रही है, पॉवर्टी और ज्यादा है। या कि फिर जो माइग्रेशन हुआ है, जो शहरों से गांव की ओर माइग्रेशन हुआ है, तो एक वो इशू है ही। तो ये सब इशू को टैकल कर सकते थे एनजीओ, ये सब के लिए काम करते हैं एनजीओ, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इट मींस जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो कभी कभार बहुत छोटे तबके तक पहुंच नहीं पाते, जो रिमोट एरियाज होते, जो दूर दराज के क्षेत्र होते, वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो एनजीओ उसमें हेल्प करता है, वो ग्रास रूट में काम करता है, यानी ग्राउंड लेवल में एनजीओ काम करता है। समाज सेवक उसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो एक तरीके से एनजीओ क्या है, एनजीओ इन सारी चीजों को कर सकता था। लेकिन चूंकि अभी एफसीआरए बिल आया है 2020 और ये एक्ट बन जाएगा, तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए जिसके तहत डोनेशन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जब उन्हें डोनेशन ही नहीं मिलेगा, देन वो सोसाइटी को कैसे सर्व कर सकेंगे, कैसे जो जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है उन्हें वो रिसोर्सेस दिलवा पाएंगे, काम दिलवा पाएंगे, उनकी हेल्प कर पाएंगे। जो सोशल एक्टिविस्ट जो काम करते हैं वो कैसे वहां पर काम कर सकेंगे। तो कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि भाई ये एफसीआरए जो एक्ट आया, जो बिल आया है, ये एनजीओ विरोधी है, ये हमारी डेमोक्रेसी के विरोधी है, यानी हमारी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी का काम क्या होता है कि भाई लोगों का सर्व करना, और चूंकि लोगों को सर्व करने का काम सिर्फ केवल गवर्नमेंट का तो है नहीं, हमारे एनजीओ का भी है, हमारी सिविल सोसाइटीज का भी है,
लेकिन चूंकि एनजीओ और सिविल सोसाइटीज को इसके बाद डोनेशन उन्हें उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा, तो जिसके कारण वो उनकी जो इफिशियंसी है, जो उनकी इफेक्टिविटी है, उसमें थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, उनके इम्पैक्ट पर प्रभाव पड़ेगा। तो कई एक्सपर्ट्स का कहना ही है। हालांकि गवर्नमेंट का तर्क है, गवर्नमेंट किस बेस पे इसे यानी एफसीआरए बिल लाई है, उसका कहना है क्योंकि बहुत सारी ऐसी एनजीओस हैं जिन्हें जो पैसा मिलता है, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है, जो फॉरेन डोनेशन उन्हें मिलती है, जो विदेशी सहायता उन्हें प्राप्त होती है, उससे कई बार ऐसी गतिविधियां की जाती है, कई बार ऐसी एक्टिविटी करी जाती है जिसके कारण हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी उसमें वायलेंस हो सकती है, हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा हो सकता है। ये बहुत ज्यादा कम्युनल को बढ़ाने के लिए होता है, जो कम्युनल टेंशन होती है ना, उसे इंक्रीज करने के लिए होता है, कि हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़ाने के लिए होता है। ये बहुत सारे डोनेशन का यूज इस तरीके से होता है। तो इस तरीके के डोनेशन को रोकने के लिए या कि इस तरह के डोनेशन को रेगुलेट करने के लिए हमने एफसीआरए बिल लाया है, 2020 लाया है। तो ये तो पूरा कॉन्टेक्स्ट की बात हो गई। अब इसका थोड़े बेसिक्स के बारे में डिस्कस कर लें। अब जो बेसिक्स है, जो एफसीआरए बिल आया है, ये एफसीआरए एक्ट 2010 का नहीं है, ये बल्कि 1976 का है। एफसीआरए एक्ट है जो है 1976, जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट 1976 में इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी आपातकाल लगा था। उस टाइम पे ये एफसीआरए एक्ट को इंदिरा गांधी ने प्रेजेंट किया था, सामने रखा था। उनका कहना था, क्योंकि उस टाइम एक्चुअली इंदिरा गांधी में बहुत ज्यादा इनसिक्योर भी थी, अब उस टाइम पे इमरजेंसी लगी थी, तो उनका कहना था कि बहुत ज्यादा जो फॉरेन सहायता मिल रही है, जो फॉरेन डोनेशन मिल रहा है, उसका यूज किया जा रहा है गवर्नमेंट में इंस्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, गवर्नमेंट को अस्थिरता प्रदान करने के लिए, देश में अस्थिरता बनाए रखने के लिए, देश को इंस्टेबल बनाए रखने के लिए। बहुत सारी जो विदेशी शक्ति है वो इसी काम में लगी हुई है, और बहुत सारे एनजीओ और बहुत सारी इवन मीडिया भी, जो मीडिया के बहुत सारे सेक्शन थे, वो भी इस पे काम कर रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने लाया था एफसीआरए एक्ट, लाया था 1976। फिर यूपीए की गवर्नमेंट आई 2010 में, देन उन्होंने एफसीआरए एक्ट 2010 लाया, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। फिर अब एनडीए की गवर्नमेंट आई है, तो एनडीए की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एफसीआरए बिल 2020 प्रेजेंट किया, और अब ये एफसीआरए एक्ट बन जाएगा 2020, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2020 बन जाएगा। तो हालांकि जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि भाई ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आती है, इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है देश में इंस्टेबिलिटी लाने के लिए, बहुत ज्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए किया जाता है इसका यूज। और 2013-14 की रिपोर्ट भी कहती है, जिसमें कहा जाता है कि भाई बहुत सारी, यानी ये जो डोनेशन आई है उसका यूज किया गया है विदेशी सहायता द्वारा हमारे देश में टेंशन क्रिएट करने के लिए, हमारे देश में कम्युनल टेंशन क्रिएट करने के लिए, हमारे देश की इनसिक्योरिटी, हमारे देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी उसको भड़काने के लिए, कि हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाए, उसको वायलेंस करने के लिए बहुत ज्यादा यूज किया गया है। तो इस तरीके से यूज किया गया है। तो इसको लेकर के जो 2013-14 की रिपोर्ट भी कहती है। अब एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि भाई आता है पैसा किसी भाई जेनेटिक रिसर्च के लिए, लेकिन उस पैसे का यूज कर दिया जाता है प्रोटेस्ट करने के लिए। भाई प्रोटेस्ट होता है कि गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, या कि दूसरे प्रोटेस्ट करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, विरोध करने के लिए यूज कर लिया जाता है उस पैसे का यूज, उस डोनेशन का यूज कर लिया जाता है। या कि दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, यानी ये थोड़ा ऐसा है कि मान लीजिए आप, एज्यूम करिए आप कि भाई इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच एक एग्रीमेंट होना है, यूरेनियम से रिलेटेड एग्रीमेंट होना है। वही यूरेनियम का यूज कर सकती है इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने के लिए, यूरेनियम को इनरिच करके न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर वेपन को बनाया जा सकता है। तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच एग्रीमेंट हुआ, लेकिन जो इंडिया की अप्रोच है काफी स्लो है। तो ऑस्ट्रेलिया क्या चाहती है कि इंडिया की अप्रोच सही हो, तो उसके लिए ऑस्ट्रेलिया क्या, हमारे यहाँ जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, जो हमारी एनजीओ को फॉरेन कंट्रीब्यूशन दे, फॉरेन सहायता दे, यानी पैसे डोनेट करे, और उसके तहत वो ये बोलेगी कि भाई क्या करो, आप कोल के खिलाफ, कोल इंडस्ट्री के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दो। पूरे देश में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दो कि पूरे देशवासियों को लगे और पूरे गवर्नमेंट को लगे कि भैया हमारे यहाँ कोल इंडस्ट्री का कोई फ्यूचर नहीं है, कोल इंडस्ट्री का कोई भविष्य नहीं है। जिसके अंतर्गत क्या है
कोल इंडस्ट्री को बंद कर देना चाहिए और इसकी जगह पे क्या लेके आना चाहिए, इसके जगह पे लेके आना चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी को। तो इसके तहत न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए तो गवर्नमेंट को लगे भाई ठीक है न्यूक्लियर एग्रीमेंट तो हमने किया ही है, तो इंडिया ने एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया उसके ऊपर वो सहमत हो जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से फॉरेन डोनेशन का यूज किया जाता है कई बार देश में, तो इसको भी कवर करना है। तो एक तरीके से ये हो गया हमारा जो कुछ तर्क के ऊपर जो गवर्नमेंट का आखिरकार तर्क क्या है। अब इसके अलावा एनजीओ के बारे में बात कर ले तो एनजीओ होता क्या है, एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये कोई गवर्नमेंट की बॉडी नहीं होती या कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना ये भी नहीं है, यानी ये क्या होती है आम लोगों की, यानी जो आम लोग होते हैं जो नॉर्मल मैन होते हैं ना उनकी एक तरीके की सभा होती है, एक तरीके का इनका ग्रुप होता है। जो बंदे जो हैं या कि जो पर्सनल या कि जो इंडिविजुअल है वो काम करना चाहते हैं सोसाइटी को सर्व करने के लिए, वो काम करना चाहते हैं देश में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए काम करना चाहते हैं, एजुकेशनल के लिए काम करना चाहते हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए काम करना चाहते हैं, कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए करना चाहते हैं, या तो फिर खेलकूद स्पोर्ट्स से रिलेटेड एनजीओ होते हैं। एनजीओ कई टाइप के हो सकते हैं, लाइक रिलीजियस एनजीओ होते हैं, पॉलिटिकल एनजीओ होते हैं, या कि फिर कल्चरल होते हैं ना, तो बहुत टाइप के एनजीओ होते हैं। तो ये हो गया एनजीओ के बारे में। अब एनजीओ का काम तो हमने पहले डिस्कस भी कर लिया था कि भाई एनजीओ क्या करते हैं, कि एनजीओ जो गवर्नमेंट की जो बहुत सारी पॉलिसीज होती है वो रिमोट एरियाज तक नहीं पहुंच पाती, तो उसे इम्प्लीमेंट करने का काम भी एनजीओ करते हैं। इसके अलावा ये ग्राउंड लेवल में काम करते हैं और जो भी सोशल एक्टिविस्ट होते हैं इसमें जुड़ सकते हैं जो समाज को सर्व करना चाहते हैं। हालांकि एनजीओ को कई प्रकार से रजिस्टर्ड भी कराया जा सकता है, लाइक सोसाइटी एक्ट है 1860 उससे कराया जा सकता है, ट्रस्ट है और बहुत सारे एक्ट है जिसके तहत आप एनजीओ को रजिस्टर करा सकते हैं और अपनी एनजीओ खोल सकते हैं। हमारे देश में कई एनजीओ हैं, यानी अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ 2009 के डेटा के अनुसार 33 लाख एनजीओ है, 33 लाख एनजीओ हमारे यहाँ काम करते हैं, यानी हर एक 400 पर्सन के पीछे एक एनजीओ काम कर रही है हमारे देश में, ऐसा कहा जाता है। हालांकि बहुत सारे एनजीओ खुल जाते हैं लेकिन वो कुछ ज्यादा काम करती नहीं है, वो सिर्फ खुल गई है नाम मात्र के लिए, लेकिन वो उतना ज्यादा इफेक्टिव होती नहीं। वो सिर्फ क्या कर रही है, डोनेशन ले रही है और उस डोनेशन का मिसयूज भी करती रहती है बहुत सारी एनजीओ। हालांकि ऐसा हम सारी एनजीओ के बारे में नहीं कह रहे हैं, बहुत सारी एनजीओ बहुत अच्छा काम भी कर रही है, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए काम करती है एनजीओ। और अगर देखा जाए तो बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने में एनजीओ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लाइक अगर देखा जाए तो आरटीआई आया, राइट टू इंफॉर्मेशन जो सूचना का अधिकार है, वो एनजीओ के और दूसरे सिविल सोसाइटीज के एक तरीके से उन्होंने जो कदम उठाए थे, उन्होंने जो स्टेप उठाए थे उसके आधार पर आरटीआई आए, राइट टू एजुकेशन आए आरटी, या कि और भी बहुत सारे, या कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं। तो बहुत सारे जो एक्ट हमारे यहाँ आए हैं वो एनजीओ और सिविल सोसाइटीज के बढ़ते कदम के कारण, चूंकि उन्होंने एक तरीके से आवाज उठाई तो उसके आधार पर ही आए हैं। तो एनजीओ ने काम भी बहुत अच्छे किए, लेकिन बहुत सारे एनजीओ हमारे देश की जो सिक्योरिटी उसके लिए भी वायलेंट पैदा कर रहे हैं, उसके लिए भी वो इस प्रकार से काम कर रहे हैं ताकि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी वायलेंट हो जाए। अब इसके अलावा कौन कौन से अमेंडमेंट है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी, चूंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। तो अगर हम देखें तो जो अभी एफसीआर एक्ट 2020 जो एफसीआर जो बिल आया 2020 उसमें कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए हैं एफसीआर एक्ट 2010 के अंतर्गत। तो पहला तो ये कि भाई जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है वो किस किस बंदे को मिल सकता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन किस किस को नहीं मिलेगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन किस किस को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जो इलेक्शन लड़ने वाला जो कैंडिडेट, इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट को नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई इलेक्शन लड़ने वाला कैंडिडेट उस पैसे का यूज कर सकता है इलेक्शन जीतने के लिए, और जब वो इलेक्शन जीत जाएगा, जब वो एमपी एमएलए बन जाएगा तो अब वो उस कंपनी को, यानी जो फॉरेन कंपनी है उसके लिए वो यहाँ पे काम करेगा, उसके लिए उसके इंटरेस्ट के लिए काम करेगा कि भाई उसे कंपनी स्टैब्लिश करनी है, तो कुछ इस प्रकार की स्कीम्स करेगा या कि उसे हेल्प करेगा जिसके तहत उसकी कंपनी स्टैब्लिश हो जाएगी। उसे एनवायरमेंट क्लियरेंस दे देना है, या कि लाइसेंस इजिली प्रोवाइड करा देना है, या कि लैंड उसे अधिग्रहण करने में ज्यादा मदद करना है। तो इस तरीके की वो कुछ पॉलिसीज अपना सकता है। तो जो इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट होते हैं वो नहीं उन्हें फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता। इसके अलावा जजेस को नहीं मिलता,
और इसके अलावा जो एडिटर होते हैं या कि एडिटर हो गए या कि और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी जो एमपी एमएलए भी होते हैं, तो एमपी एमएलए के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया। इसके अलावा जो अभी जो 2020 में जिसे लाया गया है वो पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट को लाने का मतलब कि बहुत ज्यादा एक तरीके से पब्लिक सर्वेंट इतने सारे ही आ जाते, तो ये थोड़ा सा एक विवादात्मक बातें हैं कि भाई पब्लिक सर्वेंट को लाना कितना सही है कितना गलत है। क्योंकि इंडियन पिनल कोड के अनुसार पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दी गई है कि भाई पब्लिक सर्वेंट कौन कौन से हैं, जो गवर्नमेंट के तहत काम करता है, गवर्नमेंट जिसे पे करती है उनके परफॉर्मेंस के लिए, कि भाई वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो, गवर्नमेंट उन्हें पे कर रही है, तो सब पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत आते हैं। तो वो सारे ही जितने हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, फॉरेन डोनेशन नहीं ले सकते, तो एक ये पहला हो गया। एंड इसके अलावा सेकंड और अगर हम बात करें तो सेकंड की बात करें तो जो आधार कार्ड कंपलसरी है, या कि आधार कार्ड से जो लाइसेंस प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए नहीं, जो एनजीओ जिनका है उनके लिए भर नहीं, जो उनके अंदर जितने भी काम कर रहे हैं उन्हें भी आधार कार्ड कंपलसरी है, तो सेकंड हो गए। थर्ड अगर बात की जाए तो अमेंडमेंट के लिए कि भाई जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो किस किस को दिया जा सकता है, यानी लाइक अगर मैं एक एनजीओ हूं, यानी मुझे मिल रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो मैं किस बंदे को, मैं किसको वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, उसे वापस दे सकता हूँ, उसे और दे सकता हूँ। तो जैसे 2010 में यह था कि आप किसी को वैसे दे नहीं सकते, लेकिन आप उस पर्सन को दे सकते हो, उस ग्रुप को दे सकते हो, एसोसिएशन को दे सकते हो, एनजीओ या सिविल सोसाइटीज को दे सकते हो जो एफसीआरए एक्ट के अधीन वो भी रजिस्टर्ड है, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत वो भी रजिस्टर्ड है, आप उन्हें दे सकते हो। लेकिन अभी जो 2020 में जो बिल आया उसके अंतर्गत ये बोला गया कि आप किसी को भी नहीं दे सकते, यानी कोई भी इंडिविजुअल हो या कि पर्सनल हो, किसी को भी आप वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, यानी जो भी पैसा आ रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन वो सिर्फ आपके पास ही रहेगा। सेकंड हुआ। थर्ड हुआ। अब फोर्थ अगर और बात किया जाए तो जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन इससे पहले जो था कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस थी, अगर वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो उसके जो प्रशासनिक खर्चे अपन कर सकते थे उस पैसे का वो 50% कर सकते थे। यानी प्रशासनिक खर्चा इट मीन्स कि किसी को सैलरी देना है, कोई भी ऐड करना है तो उससे रिलेटेड वो 50% कर सकते थे फॉरेन कंट्रीब्यूशन का। लेकिन अभी जो नया बिल आया है उसके अंतर्गत इस लिमिट को कम कर दिया गया, इस लिमिट को कर दिया 20%। तो यहां पर ये थोड़ी चीज ये है कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन बहुत सारी जो एनजीओ होती है वो रिसर्च के अंतर्गत काम करती है, वो रिसर्च के लिए काम करती है और रिसर्च के लिए पेमेंट देना पड़ती है अच्छी खासी। और जबकि क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस है उसे कम कर दिया गया, 20% कर दिया गया। तो इसके अंतर्गत ये होगा कि भाई आप पेमेंट ही नहीं दे पाओगे, तो इससे जो रिसर्च है वो प्रभावित होगी बहुत सारे एनजीओ की। तो एक ये भी एक है। इसके अलावा लाइसेंस से रिलेटेड भी चेंजेस की गई है। लाइसेंस पहले यह था कि 1976 में तो कोई लाइसेंस से रिलेटेड इतना ज्यादा प्रतिबंध था नहीं, इतनी रिस्ट्रिक्शन थी नहीं 1976 में। फिर 2010 में जब यूपीए की गवर्नमेंट आई देन उन्होंने अमेंडमेंट किया और उसमें बोला कि लाइसेंस को हर 5 साल में रिन्यू कराना जरूरी है, यानी लाइसेंस हर 5 साल में रिन्यू होगी। इसके अलावा अभी जो 2020 में आया है, 2020 में जो एफसीआरए आया है तो उसमें यह कहा गया है कि भाई जो लाइसेंस है उसे आपका रिन्यू तभी होगा, पहले हम छानबीन करेंगे कि भाई आपका लाइसेंस आप किस तरह काम कर रहे हो, यानी आपको जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है उसका कहीं आप मिसयूज तो नहीं कर रहे, उसका आप देश में कम्युनल टेंशन क्रिएट करने के लिए तो आप उसका यूज नहीं कर रहे हो, या कि इंटरनल सिक्योरिटी को वायलेट करने के लिए तो यूज नहीं कर रहे हो। पहले हम छानबीन करेंगे, उसके बाद आपका लाइसेंस रिन्यू होगा। और इसके अलावा फॉरेन जो एफसीआरए बिल है 2020 उसमें सस्पेंशन से रिलेटेड भी है कि भाई अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई एनजीओ है जिन्हें फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है लेकिन उस पैसे को वो मिसयूज कर रही है, तो उस पैसे का मिसयूज कर रही है तो उसके लिए कुछ इस प्रकार के प्रोविजंस थे कि भाई उनका सस्पेंशन 180 दिन के लिए कर दिया जाता था। लेकिन अभी उस सस्पेंशन को 180 दिन से बढ़ा करके 180 दिन और कर दिया गया, यानी लिमिट जो थी 180 दिन थी 180 डेज, अब उसे 180 डेज और बढ़ाया जा सकता है, यानी टोटल 360 डेज उसके बढ़ाया जा सकता है। तो ये हो गया। तो इस तरह बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए, तो अमेंडमेंट के बारे में था।
और ये अकाउंट से भी रिलेटेड है, उसमें भी अमेंडमेंट की गई। FCRA एक्ट 2010 में ये था कि जो अमाउंट आता है, जो अकाउंट में आता है, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, जो फॉरेन डोनेशन आती है, वो आती थी, पहले बोला जाता था कि भाई किसी भी शेड्यूल्ड बैंक के किसी भी डेजिग्नेटेड ब्रांच में आ सकती है। लेकिन अभी ये है कि किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में नहीं, अभी ये कह दिया गया कि भाई दिल्ली की SBI की डेजिग्नेटेड ब्रांच में ही पैसा आएगा और वहीं से यूज किया जाएगा। तो एक तरह से ये सारी चीजें अमेंडमेंट की गई है। हालांकि इसमें बहुत सारे विवाद भी है और बहुत सारे लोग विवादात्मक बातें कर रहे हैं, लाइक कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है। लेकिन कांग्रेस तो भाई 1976 में उनके टाइम पे FCRA एक्ट आए थे और 2010 में उन्होंने अमेंडमेंट भी की थी। अब वो इसका विवाद कर रही है, अभी वो इसका विरोध कर रही है, तो वो अलग बात है कि विरोध किस बेस पे कर रही है। हालांकि विरोध करने की कुछ बात भी है, लाइक जो जैसे हमने बताया था कि भाई पब्लिक सर्वेंट को अगर आप अगर पब्लिक सर्वेंट को भी आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं प्राप्त करने दोगे तो इसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो सोसाइटी के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि बिकॉज ऑफ उनके पास रिसोर्सेस की कमी है और उन्हें अब कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी नहीं मिलेगा, तो सोसाइटी को सर्व अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो एक ये हो गया। और इसके अलावा जैसे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के बारे में बात की था कि भाई कोई रिसर्च के लिए काम कर रहा है तो 20% मोर देन, यानी वो इनफ नहीं है, तो उसके लिए भी हो गए। थर्ड, इसके अलावा बहुत सारे रिमोट एरियाज में NGO होते हैं जो दिल्ली की डेजिग्नेटेड ब्रांच में अगर उनका अमाउंट आता है, अकाउंट रहता है, देन उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। इसके अलावा और अगर बात की जाए तो जैसे बहुत सारे NGOs होते हैं जो स्टार्टिंग के होते हैं जिन्हें फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मिल पाती है, लेकिन वो सोसाइटी के लिए सर्व करना चाहते हैं, तो किसी बड़ी ब्रांचेस से, बड़ी NGO से हेल्प मांगते हैं। तो अगर उन्हें फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो उनके साथ वो शेयर कर लेते हैं, लेकिन इसमें इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से हमने ये डिस्कशन कर ली, तो ये डिस्कशन हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। हालांकि इसके ऊपर और भी डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन चूंकि टाइम थोड़ा कम है, सो इतना डिस्कशन हम कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।